स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री की दुनिया के एक बेहद जरूरी नक्शे पर गौर करने वाले हैं, पीरियोडिक टेबल। हाँ जी, तो केमिस्ट्री की भाषा का आधार है एक तरह से। बिल्कुल। हमारे पास इसके लिए विकिपीडिया से कुछ बुनियादी जानकारी है और साथ ही आईआईटी दिल्ली के ओम पांडे के कुछ लेक्चर नोट्स भी हैं। अच्छा, ओम पांडे के नोट्स, उनमें तो एक्सेप्शंस पर काफी फोकस रहता है। हाँ, और वही हमारा आज का मिशन भी है। मतलब हम इस टेबल की बनावट को समझेंगे, देखेंगे कि एलिमेंट्स इसमें सजे कैसे हैं और क्यों। कुछ जरूरी पैटर्न्स यानी ट्रेंड्स को पकड़ेंगे और हाँ, उन एक्सेप्शंस पर खास ध्यान देंगे जहां ये एलिमेंट्स आप कह सकते हैं नियमों को तोड़ते नजर आते हैं। हाँ, और यही से मजेदार बनाता है। और लेक्चर नोट से कुछ टिप्स और ट्रिक्स भी उठाएंगे और बातचीत थोड़ी इंग्लिश में रखेंगे ताकि कॉन्सेप्ट्स आसानी से समझ आए। तो चलिए शुरू करते हैं ये विश्लेषण। ये व्यवहार उनके प्रॉपर्टीज को समझने और प्रिडिक्ट करने का एक जबरदस्त टूल है। और इसका आधार है एटॉमिक नंबर और इलेक्ट्रॉन विन्यास। हाँ, एटॉमिक नंबर और सबसे महत्वपूर्ण उनका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, वही सब कुछ तय करता है। अच्छा, तो पहले इसकी बनावट पर एक नजर डालते हैं। इसमें लेटी हुई पंक्तियां होती हैं, रोज, जिन्हें पीरियड्स कहते हैं, पीरियड्स, हाँ। और खड़ी कतारें, कॉलम्स, जिन्हें ग्रुप्स कहा जाता है। विकिपीडिया बताता है कि आज 118 एलिमेंट्स ज्ञात हैं। हाँ, ज्ञात तो 118 हैं, जिनमें से पहले 94 प्रकृति में मिलते हैं, हालांकि कुछ तो बहुत ही कम मात्रा में, अच्छा। और बाकी प्रयोगशाला में सिंथेसाइज किए गए हैं। और ये पीरियड्स 1 से 7, इनका मतलब है एक नया एनर्जी शेल भरना शुरू हो रहा है। एग्जैक्टली। एक नया पीरियड मतलब एक नया इलेक्ट्रॉन शेल। और ग्रुप्स 1 से 18, जैसा आपने कहा, वो खास हैं। क्यों खास है? क्योंकि एक ग्रुप के एलिमेंट्स के बाहरी शेल में इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट, खासकर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का, वो अक्सर एक जैसा होता है। जैसे ग्रुप 1 के एल्कली मेटल्स, सबके बाहरी शेल में एक s इलेक्ट्रॉन होता है, ns1। बिल्कुल। या ग्रुप 17 हैलोजेंस, उनमें np5 होता है, और इसी वजह से उनके केमिकल गुण इतने मिलते जुलते हैं। समझ गई। यही पीरियोडिक लॉ का सार है ना? हाँ, बिल्कुल। और इसी अरेंजमेंट के आधार पर टेबल को ब्लॉक्स में भी बांटा गया है, S, P, D और F ब्लॉक। ये किस आधार पर? ये इस पर निर्भर करता है कि एलिमेंट का आखिरी इलेक्ट्रॉन किस तरह के ऑर्बिटल या सबशेल में जा रहा है, S, P, D या F। अच्छा, और वो जो नीचे 2 पंक्तियां होती हैं? हाँ, वो F ब्लॉक वाले लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स, उनको अक्सर सुविधा के लिए नीचे अलग से दिखाया जाता है ताकि टेबल ज्यादा चौड़ी ना हो जाए। ओके, समझ गई। अब आते हैं उस चीज पर जो ये सब तय करती है, इलेक्ट्रॉन विन्यास। इलेक्ट्रॉन्स एटम में कैसे भरे जाते हैं, इसके कुछ नियम है ना? हाँ, इलेक्ट्रॉन विन्यास ही असली खेल है। इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल्स में रहते हैं और एक नियम है, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, हाँ, सुना है। जिसके अनुसार एक ऑर्बिटल में अधिकतम 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, वो भी विपरीत स्पिन के साथ। और ये भरते किस क्रम में है? वो आफ्बाउ प्रिंसिपल या मेंडेलियन रूल? लेक्चर नोट्स में भी जिक्र था इसका। हाँ, मेंडेलियन रूल या क्लेचकोव्स्की रूल भी कहते हैं। ये एक आसान तरीका देता है ये अनुमान लगाने का कि इलेक्ट्रॉन किस सबशेल में पहले जाएगा। कैसे? ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन सबशेल्स को उनकी बढ़ती हुई एनर्जी के क्रम में भरते हैं, और एनर्जी का क्रम अक्सर n+l रूल से पता चलता है। n+l रूल? हाँ, n है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l है एजिमुथल क्वांटम नंबर। जिसका n+l मान कम, वो पहले भरेगा। और अगर मान बराबर हो? तो जिसका n कम हो, वो पहले भरेगा। जैसे 4s का n+l है 4+0 = 4, और 3d का है 3+2 = 5। तो 4s पहले भरता है 3d से। लेकिन यहीं पर मजा शुरू होता है, क्योंकि ये रूल हमेशा हमेशा काम नहीं करता। क्रोमियम और कॉपर के एक्सेप्शंस तो स्कूल से ही रटते आ रहे हैं। बिल्कुल। और लेक्चर नोट्स में तो डी ब्लॉक के लिए Cr, Nb, Mo, Ru, Rh, Pd, Cu, Ag, Au, Pt पूरी लिस्ट दी हुई है जो इस रूल को फॉलो नहीं करते। ऐसा क्यों होता है भाई? बहुत बढ़िया सवाल। ये एक्सेप्शंस ही तो पीरियोडिक टेबल को इतना दिलचस्प बनाते हैं। देखिए, लगभग 20 तत्व हैं जो मेंडेलियन रूल से भटकते हैं, खासकर डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक में। पर क्यों? इसकी मुख्य वजह है स्थिरता, स्टेबिलिटी। आधा भरा हुआ यानी हाफ फिल्ड, या पूरा भरा हुआ यानी फुली फिल्ड सबशेल ज्यादा स्टेबल होता है। अच्छा, स्टेबिलिटी के लिए। हाँ, जैसे क्रोमियम Cr, उसका विन्यास होना चाहिए Ar 4s2
3d4, हाँ, पर वो हो जाता है r 4s1 3d5। एक इलेक्ट्रॉन 4s से कूदकर 3d में चला गया, क्यों? ताकि 3d सबशेल हाफ फिल्ड d5 हो जाए और 4s भी हाफ फिल्ड s1 रहे। ये ज्यादा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। ओके, और कॉपर का? कॉपर का होना चाहिए था आर्गन 4s2 3d9, पर वो बन जाता है आर्गन 4s1 3d10। ताकि 3D पूरा भर जाए। एग्जैक्टली। फुली फिल्ड 3d10 सबशेल बहुत स्टेबल होता है, तो स्टेबिलिटी के लिए ये एलिमेंट्स रूल तोड़ देते हैं। और वो जो लेक्चर नोट्स में पूरी लिस्ट थी, CR, NB, MO, RU, RH, PD, CU, AG, AU, PT, ये सब ऐसे ही एक्सेप्शंस है। हाँ, ओम पांडे के नोट्स में दी गई ये लिस्ट इन्हीं प्रमुख डी ब्लॉक एक्सेप्शंस को हाईलाइट करती है। ये दिखाता है कि जैसे जैसे हम भारी तत्वों की तरफ जाते हैं, अलग अलग सबशेल्स की एनर्जी बहुत करीब आ जाती है और स्टेबिलिटी पाने के लिए इलेक्ट्रॉन अपनी जगह बदल लेते हैं। पैलेडियम PD तो एक कदम और आगे है। उसका विन्यास है Kr 4d10 5s0, 5s खाली। अरे वाह, मतलब नियम है, पर स्टेबिलिटी ज्यादा मायने रखती है। ये की टेक अवे है। बिल्कुल। चलो, अब उन पैटर्न्स या ट्रेंड्स पर आते हैं जो टेबल में दिखते हैं। सबसे पहले साइज की बात करते हैं, एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस, हाँ। सामान्य ट्रेंड ये है कि पीरियड में बाएं से दाएं मतलब लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज घटता है। घटता है क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस में प्रोटॉन बढ़ते हैं, तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। वो बाहरी इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा कस के खींचता है। इसे हम कहते हैं ZEF, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का बढ़ना। अच्छा, ZEF बढ़ता है इसलिए साइज घटता है। और ग्रुप में नीचे जाने पर? ग्रुप में नीचे जाने पर साइज बढ़ता है। क्यों? क्योंकि नए इलेक्ट्रॉन शेल्स जुड़ते जाते हैं, तो बाहरी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर हो जाते हैं। शील्डिंग भी बढ़ती है। शील्डिंग इफेक्ट मतलब अंदर के इलेक्ट्रॉन्स बाहर वालों को बचाते हैं। हाँ, अंदरूनी इलेक्ट्रॉन बाहरी इलेक्ट्रॉनों को न्यूक्लियस के खिंचाव से शील्ड करते हैं, बचाते हैं। ओके, लेकिन यहाँ भी वो एक्सेप्शंस वाली बात आएगी। मुझे लेक्चर नोट्स की एक बात याद आ रही है, AlGa। हाँ, पकड़ लिया आपने। एल्यूमिनियम का साइज गैलियम से बड़ा होता है। ये कैसे हो सकता है? गैलियम तो एल्यूमिनियम के नीचे आता है ग्रुप में, उससे तो बड़ा होना चाहिए। बिल्कुल, ये क्लासिक एक्सेप्शन है और इसका कारण छुपा है डी इलेक्ट्रॉन्स में। गैलियम पीरियड 4 में है, उससे ठीक पहले 3d सबशेल भरता है। हाँ, स्कैंडियम से जिंक तक। सही। और डी इलेक्ट्रॉन्स की शील्डिंग वो बहुत खराब होती है। पोर शील्डिंग। मतलब वो ठीक से बचा नहीं पाते। हाँ, s ऑर्बिटल की शील्डिंग सबसे अच्छी, फिर p, फिर d और f की तो सबसे खराब। तो गैलियम के 3d इलेक्ट्रॉन्स की पोर शील्डिंग के कारण उसके बाहरी इलेक्ट्रॉनों पर न्यूक्लियस का असर यानी ZF उम्मीद से ज्यादा बढ़ जाता है और साइज खिंच जाता है। हाँ, और उसका साइज खिंचकर एल्यूमिनियम जो पीरियड 3 में है, जिसमें डी इलेक्ट्रॉन्स नहीं हैं, से भी थोड़ा छोटा हो जाता है। इसी को डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। बाप रे, डी ब्लॉक कंट्रैक्शन। ओके। और इसी से जुड़ा एक और बल्कि ज्यादा ड्रामेटिक इफेक्ट है लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, वो F ब्लॉक वाला। हाँ, ये 4f इलेक्ट्रॉन्स की और भी ज्यादा खराब शील्डिंग की वजह से होता है। f ऑर्बिटल्स का शेप ऐसा होता है कि वो बिल्कुल शील्ड नहीं कर पाते। तो इसका नतीजा क्या होता है? नतीजा ये होता है कि पीरियड 6 के डी ब्लॉक तत्व जैसे हैफनियम, उसका साइज अपने ठीक ऊपर वाले पीरियड 5 के तत्व जैसे जिरकोनियम के लगभग बराबर हो जाता है। ZR और HF का साइज ऑलमोस्ट सेम। अरे, जबकि HF का ZR के नीचे है। हाँ, ये कॉन्ट्रैक्शन भारी तत्वों के गुणों पर बहुत गहरा असर डालता है। कमाल है। मतलब अंदरूनी इलेक्ट्रॉन्स की शील्डिंग कितनी कमजोर है, ये तय करता है कि एटम का साइज कैसा होगा, खासकर भारी एलिमेंट्स में। ये एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। बिल्कुल। अब बात करते हैं आयनीकरण ऊर्जा की। आयनाइजेशन एनर्जी, IE, यानी इलेक्ट्रॉन निकालने में लगने वाली एनर्जी। इसका ट्रेंड साइज से उल्टा होना चाहिए। हाँ, मोटे तौर पर साइज छोटा तो इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल, यानी IE ज्यादा। साइज बड़ा तो इलेक्ट्रॉन निकालना आसान, यानी IE कम। तो पीरियड में बाएं से दाएं जाने पर I बढ़ती है, क्योंकि साइज घटता है, ZF बढ़ता है। और ग्रुप में नीचे जाने पर I घटती है, क्योंकि साइज बढ़ता है, शील्डिंग बढ़ती है, इलेक्ट्रॉन निकालना आसान हो जाता है। सबसे ज्यादा I किसकी है? हीलियम। हाँ, हीलियम की I सबसे ज्यादा, और सबसे कम वालों में सीजियम आता है। पर यहाँ भी एक्सेप्शंस होंगे, पक्का। खासकर जहाँ वो हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड वाली स्थिरता की बात आई थी। लेक्चर नोट्स में B, B और NO दिया है।
एकदम सही पकड़ा। आप ट्रेंड्स और एक्सेप्शंस को जोड़ने लगी हैं। बेरिलियम का विन्यास है He2s²। ये फुली फिल्ड s सबशेल है, स्थिर है। और बोरॉन का? He2s² 2p1। हाँ, तो स्थिर B से इलेक्ट्रॉन निकालना बोरॉन के 2p1 इलेक्ट्रॉन को निकालने से ज्यादा मुश्किल है। इसलिए B की IE B से ज्यादा है। Bb। अच्छा, और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का? नाइट्रोजन का विन्यास है He2s² 2p3। ये हाफ फिल्ड p सबशेल है जो खास तौर पर स्थिर होता है। ऑक्सीजन का है He2s² 2p4। बहुत लॉजिकल है। स्टेबिलिटी इज द की। हाँ, और लेक्चर नोट्स में ग्रुप 13 बोरॉन फैमिली के IE ट्रेंड BAL अप्रॉक्सीमेटली GA इन अप्रॉक्सीमेटली TL का भी जिक्र है, जिसमें वो D ब्लॉक और F ब्लॉक लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन का असर फिर से दिखता है। गैलियम और थैलियम की IE उम्मीद से ज्यादा होती है पोअर शील्डिंग के कारण। और D ब्लॉक में तो IE ट्रेंड्स काफी इर्रेगुलर होते हैं। नोट्स में एक मजेदार मेनोनिमिक भी था, उल्टी खोपड़ी, वी नी टीकरा। उल्टी खोपड़ी, इसका क्या मतलब? ये शायद इन खास D ब्लॉक तत्वों वेनेडियम, निकल, टाइटेनियम, क्रोमियम में IE के किसी अजीबोगरीब पैटर्न या एक्सेप्शन को याद रखने का कोई तरीका होगा। नोट्स बनाने वाले का अपना स्टाइल। ये दिखाता है कि ट्रेंड्स कितने जटिल हो सकते हैं। हाँ, दिलचस्प है। अब आते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पर। हाँ, यानी जब एटम इलेक्ट्रॉन लेता है तो एनर्जी निकलती है नेगेटिव EgE या देनी पड़ती है पॉजिटिव EG। इसका क्या ट्रेंड है? सामान्य ट्रेंड है कि पीरियड में बाएं से दाएं जाने पर ये निकलने वाली एनर्जी का मैग्नीट्यूड बढ़ता है, Z बढ़ता है, एटम इलेक्ट्रॉन लेना ज्यादा पसंद करता है। और ग्रुप में नीचे जाने पर? ग्रुप में नीचे जाने पर घटता है, साइज बढ़ता है, आने वाले इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस का खिंचाव कम होता है। सबसे ज्यादा EA किसकी होती है? हैलोजेंस की? हाँ, हैलोजेंस ग्रुप 17 की EA सबसे ज्यादा होती है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा और मशहूर एक्सेप्शन है जो अक्सर पूछा जाता है। मुझे अंदाजा है फ्लोरीन और क्लोरीन का मामला। बिल्कुल। F सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो उसकी EA भी सबसे ज्यादा होनी चाहिए। पर लेक्चर नोट्स और विकिपीडिया दोनों कहते हैं कि क्लोरीन Cl की EA पूरी टेबल में सबसे ज्यादा है। F, Cl, ऐसा क्यों? बेहतरीन सवाल, और ये बहुत कॉमन कंफ्यूजन पॉइंट है। इसका कारण है फ्लोरीन का हद से ज्यादा छोटा साइज। छोटा साइज? उससे क्या होता है? जब फ्लोरीन एटम में एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जोड़ा जाता है तो वो छोटा सा 2p सबशेल पहले से मौजूद इलेक्ट्रॉनों से खचाखच भरा होता है। आने वाले नए इलेक्ट्रॉन को इन पुराने इलेक्ट्रॉनों से जबरदस्त धक्का लगता है, रिपल्शन होता है। अच्छा, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। हाँ, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। इस रिपल्शन के कारण इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर जो एनर्जी निकलनी चाहिए थी वो थोड़ी कम हो जाती है। और क्लोरीन में? क्लोरीन का साइज बड़ा है, 3p सबशेल, तो उसमें ये रिपल्शन कम होता है, इसलिए नेट एनर्जी ज्यादा निकलती है। नतीजतन Cl की EA F से ज्यादा होती है। वाह, ये तो काउंटर इंट्यूटिव है पर लॉजिकल है। हाँ, और यही कहानी ऑक्सीजन और सल्फर के साथ भी होती है। सल्फर की EA ऑक्सीजन से ज्यादा होती है। ओह, S इसी छोटे साइज और रिपल्शन वाले कारण है। ओके, लेक्चर नोट्स एक और जरूरी बात बताते हैं। कुछ एलिमेंट्स के लिए EJE पॉजिटिव होती है। पॉजिटिव मतलब एनर्जी देनी पड़ती है इलेक्ट्रॉन जोड़ने के लिए। हाँ, ऐसा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशंस के साथ होता है, जैसे बेरिलियम, मैग्नीशियम। इनका NS² विन्यास फुली फिल्ड है, स्टेबल है, ये इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहते। और नाइट्रोजन? नाइट्रोजन, उसका P3 विन्यास हाफ फिल्ड है, स्टेबल है, और नोबल गैसेस तो हैं ही स्टेबल। इनसे इलेक्ट्रॉन जबरदस्ती जोड़ना पड़ता है एनर्जी देकर। अच्छा, ये भी एक जरूरी पॉइंट है। ठीक है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी EN। वो क्या है? EN यानी बॉन्ड में जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको अपनी तरफ खींचने की ताकत। इसका ट्रेंड कैसा है? ये काफी सीधा है, पीरियड में बाएं से दाएं बढ़ती है, ग्रुप में नीचे घटती है। सबसे ज्यादा? फ्लोरीन, वो बादशाह है EN का। और सबसे कम? अल्कली मेटल्स में नीचे वाले जैसे सीजियम सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव या सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। ये ट्रेंड सीधे ज़ेफर साइज से जुड़ा है। ओके, और मेटालिक कैरेक्टर? कौन मेटल, कौन नॉन मेटल? मेटल्स वो जो इलेक्ट्रॉन आसानी से दे दें, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। नॉन मेटल्स वो जो इलेक्ट्रॉन लेना चाहें या शेयर करें, इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो ट्रेंड?
मेटालिक कैरेक्टर ग्रुप में नीचे जाने पर बढ़ता है, आई कम होती है, इलेक्ट्रॉन देना आसान, और पीरियड में बाएं से दाएं जाने पर घटता है, आई बढ़ती है, जेफ बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन देना मुश्किल। टेबल में वो टेढ़ी मेढ़ी लाइन होती है ना, जो इनको अलग करती है। हाँ, वो जिगजैग लाइन, उसके पास वाले तत्व मेटलॉइड्स कहलाते हैं। सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक वगैरह, इनमें मेटल और नॉन मेटल दोनों के गुण होते हैं। सेमीकंडक्टर वगैरह। और इनके ऑक्साइड्स का नेचर लेक्चर नोट्स में था ये। हाँ, वो मेटालिक नॉन मेटालिक कैरेक्टर से जुड़ा है। मेटल के ऑक्साइड्स आमतौर पर बेसिक होते हैं, जैसे Na2O, MgO, पानी में घुलकर बेस बनाते हैं। और नॉन मेटल के? नॉन मेटल के ऑक्साइड्स एसिडिक होते हैं, जैसे CO2, SO3, पानी में घुलकर एसिड बनाते हैं। और मेटलॉइड्स या कुछ मेटल्स के एम्फोटेरिक होते हैं? बिल्कुल, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स जैसे Al2O3, ZnO, एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट करते हैं। और कुछ न्यूट्रल ऑक्साइड्स जैसे CO, NO भी होते हैं। ठीक है, अब कुछ खास एलिमेंट्स की पोजीशन पर जो थोड़ी बहस है उसकी बात करें, जैसे हाइड्रोजन, बेचारा अकेला। हाँ, हाइड्रोजन H बड़ा अनोखा है। 1s1 विन्यास के कारण ग्रुप 1 के ऊपर रखते हैं एल्कली मेटल्स के साथ। पर वो तो नॉन मेटल है। हाँ, है नॉन मेटल। और हेलोजेंस ग्रुप 17 की तरह एक इलेक्ट्रॉन लेकर H- आयन भी बनाता है। तो कुछ लोग उसे ग्रुप 17 में रखने की बात भी करते हैं, पर अभी ग्रुप 1 के ऊपर ही ज्यादातर रखा जाता है। और हीलियम ही उसका 1s2 विन्यास है, तो ग्रुप 2 जैसा हुआ, पर रखते ग्रुप 18 में है। सही कहा, 1s² के हिसाब से ग्रुप 2 में होना चाहिए, पर हीलियम केमिकल रूप से इतना ज्यादा निष्क्रिय यानी इनर्ट है, बिल्कुल नोबल गैसों जैसा, कि उसे ग्रुप 18 में रखना ही ज्यादा लॉजिकल लगता है। उसका बाहरी शेल पूरा भरा है। ओके, और ग्रुप 3 में लैंथेनम एक्टिनियम को रखें या ल्यूटिटिशियम लॉरेंशियम को? विकिपीडिया कहता है इस पर भी बहस है। हाँ, ये F ब्लॉक की सही शुरुआत और अंत कहाँ होती है, उससे जुड़ा है। पुरानी किताबों में और कुछ जगहों पर अब भी La और Ac को ग्रुप 3 में दिखाते हैं, और F ब्लॉक Ce से Lu और TH से Lr तक मानते हैं। लेकिन ज्यादातर नए सबूत फिजिकल, केमिकल, इलेक्ट्रॉनिक और IUPAC भी अब मानते हैं कि ल्यूटेशियम और लॉरेंशियम असल में ग्रुप 3 के सदस्य हैं। उनके गुण ग्रुप 3 के Sc और Y से ज्यादा मिलते हैं। तो F ब्लॉक कहाँ से कहाँ तक हुआ? इस हिसाब से F ब्लॉक लैंथेनम, La से शुरू होकर इटरबीम, Yb तक लैंथेनाइड्स, और एक्टिनियम Ac से शुरू होकर नोबेलियम, No तक एक्टिनाइड्स होता है। लू और Lr ग्रुप 3 में चले जाते हैं। मतलब विज्ञान बदलता रहता है, हमारी समझ बेहतर होती जाती है। बिल्कुल, ये एक जीवित विज्ञान है। एक और चीज लेक्चर नोट्स में थी, डायगोनल रिलेशनशिप, तिरछा रिश्ता। हाँ, डायगोनल रिलेशनशिप। पीरियड 2 और पीरियड 3 के कुछ तत्व जो तिरछे स्थित हैं, जैसे लिथियम और मैग्नीशियम, बेरिलियम और एल्यूमिनियम, बोरॉन और सिलिकॉन। उनमें समानताएं होती हैं। हाँ, उनके गुणों में काफी समानताएं पाई जाती हैं। माना जाता है कि ऐसा उनके आयनिक पोटेंशियल यानी चार्ज टू रेडियस रेशियो के लगभग समान होने की वजह से होता है। अच्छा, चलिए संक्षेप में इतिहास और भविष्य पर भी नजर डाल लें। ये टेबल बनी कैसे? मेंडलीव का नाम तो हर कोई जानता है। हाँ, मेंडलीव्स की पीरियोडिक टेबल। बिल्कुल, डोबेराइनर के ट्रायड्स, न्यूलैंड्स के ऑक्टेव्स से होते हुए दिमित्री मेंडलीव ने 1869 में पहली वाकई सिस्टमैटिक टेबल दी। उन्होंने परमाणु भार यानी एटॉमिक वेट का इस्तेमाल किया। लेकिन उनकी सबसे बड़ी बात क्या थी? सबसे बड़ी बात थी कि उन्होंने सिर्फ एलिमेंट्स को अरेंज नहीं किया, बल्कि गुणों की पीरियोडिसिटी को पहचाना, और सबसे शानदार, अनदेखे तत्वों के लिए खाली जगह छोड़ी और उनके गुणों की भविष्यवाणी भी की, जैसे एका एल्यूमिनियम, गैलियम, और एका सिलिकॉन, जर्मेनियम। कमाल था। हाँ, बाद में हेनरी मोजले ने एक्सरे स्पेक्ट्रा से परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर को खोजा और उसे टेबल का आधार बनाया, जिससे मेंडलीव की टेबल की कुछ कमियां दूर हो गईं और टेबल और सटीक हो गई। और फिर क्वांटम मैकेनिक्स आए। हाँ, नील्स बोर, पॉली वगैरह ने क्वांटम मैकेनिक्स से समझाया कि ये पीरियोडिसिटी क्यों होती है। ये सब इलेक्ट्रॉन विन्यास का खेल है। और ग्लेन सीबोर्ग ने एक्टिनाइड्स को खोजकर उन्हें टेबल में उनकी सही जगह F ब्लॉक दी। तो ये तो हुआ इतिहास। आगे क्या? क्या 8वां पीरियड भी होगा? एलिमेंट 119, 120 और आगे? सैद्धांतिक रूप से हाँ, 8वां पीरियड संभव है, जिसमें G ऑर्बिटल्स 5G भी भरने लगेंगे, और थियरी कहती है कि इसमें 50 तत्व हो सकते हैं। 8s, 5G, 6f, 7d, 8p। 50 तत्व? पर क्या ये बन पाएंगे? वहीं पर पेच है।
इतने भारी तत्वों में आइंस्टीन के रिलेटिविस्टिक प्रभाव बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएंगे। रिलेटिविस्टिक प्रभाव मतलब भारी न्यूक्लियस के कारण इलेक्ट्रॉन बहुत तेज घूमते हैं, प्रकाश की गति के करीब। इससे उनके मास और एनर्जी बदल जाते हैं। ऑर्बिटल्स की एनर्जी का क्रम भी बदल सकता है। मेडलुंग रूल पूरी तरह फेल हो सकता है। तो भविष्यवाणी करना मुश्किल होगा। हाँ, गुणों की भविष्यवाणी बहुत मुश्किल हो जाएगी। और दूसरी बड़ी चुनौती है नाभिकीय स्थिरता, न्यूक्लियर स्टेबिलिटी। ये सुपर हेवी तत्व बेहद अस्थिर होते हैं, शायद सेकंड के करोड़वें हिस्से के लिए ही बने। हो सकता है तत्व 120 या उसके आसपास ही हमारी व्यावहारिक सीमा आ जाए। तो क्या टेबल का यही एक स्टैंडर्ड डिजाइन है जो हम देखते हैं, मीडियम लॉन्ग फॉर्म? नहीं, इसके सैकड़ों ऑल्टरनेटिव डिजाइन प्रस्तावित किए गए। सैकड़ों? हाँ, जैसे स्पाइरल टेबल हैं, जैसे बेनफे की टेबल, सर्कुलर डिजाइन है। एक बहुत मशहूर है लेफ्ट स्टेप टेबल, चार्ल्स जेनेट की। लेफ्ट स्टेप टेबल? हाँ, उसमें हीलियम को ग्रुप 2 के ऊपर रखा जाता है और पूरी टेबल इलेक्ट्रॉन भरने के क्रम N+L रूल को ज्यादा सख्ती से फॉलो करती है। कुछ लोग मानते हैं कि ये ज्यादा फंडामेंटल डिजाइन है। ये अलग-अलग डिजाइन टेबल के अलग-अलग पहलुओं या रिश्तों पर जोर देने के लिए बनाए जाते हैं। वाओ! तो पीरियोडिक टेबल सिर्फ याद करने की चीज नहीं, बल्कि तत्वों की एक खूबसूरत, लॉजिकल मगर एक्सेप्शन से भरी दुनिया है। बिल्कुल। हमने देखा कि कैसे इलेक्ट्रॉन विन्यास सब कुछ तय करता है, कैसे साइज, IEA जैसे ट्रेंड्स काम करते हैं, पर उनमें एक्सेप्शंस भी उतने ही जरूरी हैं। हाँ, और हमने देखा कि कैसे स्टेबिलिटी, जेफ, शील्डिंग इफेक्ट, पेनिट्रेशन इफेक्ट और वो डी ब्लॉक और लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन इन ट्रेंड्स और एक्सेप्शंस को समझाने में मदद करते हैं। ALGA का एक्सेप्शन हो या FCL का, इनके पीछे ठोस कारण है जो हमें एटम की गहरी समझ देते हैं। बिल्कुल। और ये भी कि हा, हे या ग्रुप 3 की पोजीशन जैसी बातों पर बहस जारी रहना दिखाता है कि ये एक जीवित, विकसित होता विज्ञान है। ये टेबल एक नक्शा है, पर इस नक्शे के कुछ कोनों पर अभी भी चर्चा चल रही है, निशानदेही हो रही है। तो इस पूरी चर्चा के बाद एक सवाल दिमाग में आता है। अगर भविष्य में खोजे जाने वाले सुपर हेवी एलिमेंट्स वो रिलेटिविस्टिक प्रभावों के कारण इतने अजीबोगरीब गुण दिखाएं कि उनमें कोई पैटर्न, कोई पीरियोडिसिटी दिखे ही ना, तो क्या पीरियोडिक टेबल का मतलब ही बदल जाएगा? क्या हम उसे तब भी पीरियोडिक कह पाएंगे? इस पर सोचिएगा जरूर। ये वाकई सोचने वाली बात है। अगली बार फिर मिलेंगे किसी और विषय की गहराई में उतरने के लिए।